हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएस एंड लॉ। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में पिछली बार हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी। पिछले कुछ समय में आईबीसी के ऊपर यूपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए रिसर्च करंट अफेयर्स को जरूर देखें। हाउएवर, करंट अफेयर्स पे जाने से पहले हम आईबीसी के कुछ कंटेंशियस पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले इसमें है ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि अभी तक आंसर नहीं किया जा सका है। इस विषय में ज्यादातर रिसर्चर्स मेहरगढ़, जो कि एक नियोलिथिक साइट है, उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन मानते हैं। मेहरगढ़ कच्छ प्लेन के उस पार्ट में है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित है। अब देखिए, मेहरगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमको हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम एनिमल रियरिंग, इसके अलावा कुछ नियोलिथिक सेटलमेंट्स साउथ इंडिया में भी पाए गए हैं, जिनके एविडेंसेस के हिसाब से दी सेटलमेंट्स हैड दी फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इन ज्यादातर साइट्स को ब्रूस फुट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कैरेक्टराइज किया था और इनमें से ज्यादातर साइट्स कर्नाटक में स्थित हैं। इन दीज एरियाज, अब देखिए आईबीसी से कुछ चीजें यहाँ पे अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ऐश के माउंट्स पाए गए हैं और इसलिए कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि साउथ इंडिया के इन साइट्स को हम आईबीसी के बजाय द्रविडियन सिविलाइजेशन में काउंट करेंगे। कुल मिलाके एक चीज तो कंफर्म है कि मेहरगढ़ हड़प्पन कल्चर से पहले की साइट है और ये माना जाता है कि मेहरगढ़ का सेटलमेंट 7000 बीसी में एस्टैब्लिश हुआ था और 2500 बीसी जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में थी, उस समय पर भी मेहरगढ़ हैबिटेटेड था। अब मेहरगढ़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे साउथ एशिया में यहाँ पर हमको फार्मिंग और हर्डिंग या फिर हम कहें एनिमल हस्बेंड्री के अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं और यहीं पे हमको ये पता चलता है कि कल्चरल डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी कैसे रही होगी जबकि कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन चेंज हो रही थी। अब यहाँ पर कंटेंशियस पॉइंट ये है कि नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक में हमको कंटिन्यूटी के साक्ष्य मिले हैं। हाउएवर, नियोलिथिक पॉपुलेशन चाल्कोलिथिक पॉपुलेशन से अलग है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इस पूरी पॉपुलेशन में नए जीन्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे ड्यू टू ह्यूमन माइग्रेशन। हाल ही में न्यूज ये आई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिपेंडेंट ओरिजिन है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने स्केलेटल रिमेन्स को स्टडी किया जो कि राखीगढ़ी में स्थित एक सिमेट्री में पाए गए थे और ये कहा कि यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन थी उनका एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन था। इसके पहले हमने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मिक्स्ड रेस के थे। अब ऐसी सारी ही स्टडीज जीनियोलॉजी का पार्ट हैं, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है। अब देखिए, मिक्स्ड रेस के अलावा एक थ्योरी ये भी थी कि हड़प्पन्स यूरेशियन स्टेपे यानी कि यूरोप और एशिया की बाउंड्री से या फिर ईरान से आए थे। हाउएवर, करंट स्टडी के हिसाब से आईबीसी की पॉपुलेशन में स्टेपी रीजन्स या फिर ईरानियन रीजन के जीनोम नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से अब ये थ्योरी पूरी तरीके से निगेट हो जाती है। इसके अलावा इस स्टडी में ये भी बताया गया कि हमको एक जेनेटिक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है फ्रॉम दी हंटिंग गैदरिंग स्टेज टू दी मॉडर्न टाइम्स और इसी वजह से जो हाइपोथेसिस है कि साउथ एशिया में एक मास माइग्रेशन हुआ था ड्यूरिंग दी आईबीसी कल्चर, ये पूरी तरीके से गलत है। अब इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साउथ एशिया में फार्मिंग लोगों के मूवमेंट की वजह से नहीं हुई फ्रॉम दी फार्मिंग कल्चर्स टू दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बल्कि यहाँ के लोगों का खुद का एक फार्मिंग कल्चर था। अब देखिए, आज ही की तरह पहले भी भारत एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का था सिंस द टाइम ऑफ दी सेटल्ड लाइफ और कुछ रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स साउथ एशिया में डेवलप हुआ और फिर वेस्ट एशिया में पहुंचा। इसके लिए रिसर्चर्स ने तुर्कमेनिस्तान में स्थित गोनूर साइट का और ईरान में स्थित शहरी सोख्ता का एग्जाम्पल दिया है फॉर प्रूविंग ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के भी साक्ष्य मिले हैं बिटवीन हड़प्पन कल्चर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड पर्शियन गल्फ। इससे ये चीज साफ हो जाती है कि हड़प्पन कल्चर की मिक्स जेनेटिक हिस्ट्री थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली दयानंद सरस्वती की जो हाइपोथेसिस है कि मनु ने लास्ट ग्रेट फ्लड के समय पर तिब्बत में शरण ली थी ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, उसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ ट्रेड के अलावा टोलेमी की हाइपोथेसिस ये भी थी कि माउंट मेरू, जिसको कि आज हम केटू के नाम से जानते हैं,
इट वॉज द सेंटर ऑफ जम्बू द्वीप, और इसके लिए टोलेमी ने जम्बू द्वीप का एक एक्सटेंसिव मैप भी बनाया था। अब उस समय पर जो मैप्स बनते थे वो सर्कुलर होते थे और इनमें माउंट मेरू को सेंटर ऑफ द अर्थ बताया गया था। अब ऐसे जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं इनमें कुछ भी लिटरल नहीं है, बल्कि सेंटर का अर्थ है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का सेंटर है। एंड इंटरेस्टिंगली आज भी जब हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं तो संकल्प के समय पर भारतवर्ष को जम्बू द्वीप का एक पार्ट बताते हैं। मतलब कि पहले के समय पे चाहे वो हड़प्पन्स हों और या फिर वैदिक एरा के लोग हों, दे वर कॉन्शियस अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड यूरेशिया। फिर इसी में बात आती है राखी गढ़ी की, जो कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। राखी गढ़ी की डिस्कवरी से पहले मोहनजोदारो को हम लार्जेस्ट हड़प्पन साइट मानते थे, लेकिन राखी गढ़ी के डिस्कवरी के बाद से हमको ये पता चला कि हरियाणा के हिसार में स्थित राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। मोहनजोदारो का एक्सटेंट 300 हेक्टेयर्स तक है, बट राखी गढ़ी का इससे भी ज्यादा है। टॉप 5 साइट्स की बात करें तो इसमें पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदारो, हड़प्पा और गनवेरीवाला हैं, जबकि भारत में स्थित राखी गढ़ी और डोलावीरा हैं। अब नेक्स्ट कंटेंशियस पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक सिविलाइजेशन में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन थी। कुल मिला के रिसर्चर्स इस बात पे सहमत हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई ना कोई इंटरप्शन जरूर आया। हाउएवर, ना ही ये पूरी तरीके से डिसअपियर हुआ और ना ही इसका डिसअपियरेंस बिल्कुल ही सडन था, क्योंकि लेटर कल्चर्स में भी हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। अब देखिए 1978 में एक बुक आई थी ओरिएंटलिज्म, जो कि एडवर्ड सेड ने लिखी थी। इसमें इन्होंने इस चीज को एक्सपोज करने की कोशिश की थी कि कैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने अपने वर्ल्ड व्यू को ईस्टर्न हिस्ट्री से जुड़ी थ्योरीज पे इम्पोज किया है। यहाँ पर इन्होंने उन स्कॉलर्स के एग्जाम्पल दिए थे जिन्होंने वेस्टर्न सुपीरियरिटी को प्रूव करने के लिए ओवर द इयर्स हाइपोथेसिस प्रपोज की थी। अब देखिए हिस्ट्री वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स है, मतलब मैथमेटिक्स की भी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, आप साइंस की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और सोसाइटी की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे में एडवर्ड सेड की बुक के बाद सारे ही सब्जेक्ट्स की हिस्टोरिकल एकेडमिशिया में दो फाड़ हो गए। इंडोलॉजी के केस में एक तरफ डेविड फ्रॉली, राजीव मेलोत्रा और कॉनराड एल्ट्स जैसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि आर्यन सिविलाइजेशन ओरिजिनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई गई है, जबकि दूसरी तरफ बाकी सारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं। अब डेविड गॉर्डन वाइट भी दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं। हाउएवर, अपनी रिसर्च में इन्होंने 3 अदर स्कॉलर्स को साइट करते हुए ये कहा कि जो वैदिक रिलीजन था वो पार्शियली इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिराइव्ड था। दिक्कत इस बात की है कि अगर हम पार्शियली शब्द लगा देते हैं तो हम वैष्णव और शैव का डिवीजन कर देते हैं। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शैव संप्रदाय का मानते हैं और दूसरी तरफ वैष्णव यानी कि विष्णु की उपासना को वैदिक सोसाइटी का बेसिस मानते हैं। इसके अलावा हार्वर्ड के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं रिचर्ड मीडाओ, इन्होंने ये कहा कि पीरक बलूचिस्तान में स्थित जो भी हमको हड़प्पन सेटलमेंट्स मिलते हैं वो कंटिन्यूअसली हैबिटेड थे अंटिल द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, जो कि 325 बीसी में हुई थी। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हमको वेरियस रीजनल कल्चर्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिमेट्री एज कल्चर। इसके अलावा जो फायर आल्टर्स पाए गए हैं इन कालीबंगन, वो भी एक रीजनल कल्चर को डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ओरिजिन ऑफ आर्यंस का। इसमें सबसे पहले हमको आर्यन इन्वेजन थ्योरी मिलती है, जो कि 1953 में मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा प्रपोज की गई थी और इनके हिसाब से सेंट्रल एशिया की इंडो यूरोपियन ट्राइब्स जिनको आर्यंस कहते थे, उन्होंने युद्ध करके इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिक्लाइन कर दिया। अब इस थ्योरी के एविडेंस के रूप में इन्होंने 37 स्केलेटन्स को साइट किया जो कि मोहनजोदारो में पाए गए थे। इसके अलावा वेदास में वेरियस पैसेजेस को भी रेफर किया जिनमें बैटल्स और फोर्ट्स के बारे में बताया गया था, लेकिन जल्द ही व्हीलर की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जो भी स्केलेटन्स पाए गए थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत बाद के थे। और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का, जिन्होंने व्हीलर की थ्योरी को तो एक्सेप्ट किया बट बाद में जब रिसर्चर्स ने इनकी थ्योरी को डिबंक कर दिया तब इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अपनी बुक्स को और अपने व्यूज को अपडेट नहीं किया, जबकि इसी बीच में कार्बन डेटिंग से भी ये चीज प्रूव हो गई।
अब देखिए, जब हम लोग आर्यंस की बात करते हैं तो हम हिटलर की भी बात करते हैं कि कैसे हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए आर्यन शब्द का इस्तेमाल किया था और स्वास्तिक को नाजी पार्टी का सिंबल बनाया था। और अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए हिटलर ने रेशियल सुप्रीमेसी थ्योरी का हवाला दिया, जो कि पहली बार आर्थर डी गोबिन्यू ने प्रपोज की थी, जो कि एक फ्रेंच राइटर थे। और इनके हिसाब से एक ब्लॉन्ड यानी कि ब्राउन बाल वाली रेस हुआ करती थी इन नॉर्दर्न यूरोप, जिनको आर्यंस कहते थे। और इन्हीं लोगों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट करके वेरियस सिविलाइजेशंस की स्थापना की, लेकिन बाद में ये लोग डाइल्यूट हो गए ड्यू टू रेशियल मिक्सिंग विद द लोकल पॉपुलेशन। इसके बाद गोबिन्यू के ही आइडिया को ह्यूस्टन स्टीवर्ट चैम्बरलेन ने फॉरवर्ड किया, जिसकी वजह से नाजीज इन्फ्लुएंस हो गए फॉर कॉलिंग देमसेल्व्स आर्यन रेस, जो कि बाकी सारे रेशियल ग्रुप्स से सुपीरियर हैं। अब देखिए, जो आर्य शब्द है इसको किसी रेस के लिए डिनोट नहीं किया जाता था, बल्कि इट वाज क्लोज टू अ स्लैंग। जैसे आज के समय में हम लोग ब्रो जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आर्य शब्द भी हुआ करता था। और देखिए, इंडिया में ये परंपरा है कि हम लोगों को किसी न किसी स्लैंग से एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी अगर आप पूर्वांचल के क्षेत्रों में चले जाएं तो लोग एक दूसरे को मर्दे कहते हैं। तो एक्चुअली में आर्य एक एक्सक्लेमेशन था, ना कि कोई रेस। अब नाजीज ने जो आर्यंस और आर्य का मिस इंटरप्रिटेशन किया, उसकी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स आर्यन के बजाय इंडो ईरानियन शब्द इस्तेमाल करने लगे और साउथ एशियन ब्रांच के लिए इंडो आर्यन। अब देखिए, काफी सारी माइग्रेशन की थ्योरीज हैं। इनमें से सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है मैक्स म्यूलर की, जिन्होंने सेंट्रल एशिया को आर्यंस का ओरिजिनल होम बताया था। बट अगर हम एक ओरिएंटलिस्ट की नजरिए से देखें तो मैक्स म्यूलर भी वेस्टर्न सुपीरियरिटी को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैकॉले शिक्षा पद्धति को इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो मैक्स म्यूलर की एक कोट बहुत फेमस हुई थी कि इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस बट इंडिया नीड्स टू बी कॉन्कर्ड वंस अगेन, दिस टाइम बाय एजुकेशन। मतलब आप एजुकेशन का एस्टैब्लिशमेंट ही ऐसा कर दीजिए कि आप इंडियंस के माइंड को कंट्रोल कर सकें फॉर इम्पोजिंग योर सुपीरियरिटी। हाउएवर, मैक्स म्यूलर का व्यू विदाउट एविडेंसेस नहीं था। और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के लिंग्विस्टिक जब हमने पढ़े थे तब भी हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे लैंग्वेजेस की स्टडी से हमको पता चलता है अबाउट द माइग्रेशन ऑफ आर्यंस। और तब हमने आपको ये भी बताया था कि लैटिन, ग्रीक और संस्कृत में काफी सारी चीजें कॉमन हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर के लिए संस्कृत में पितृ शब्द का इस्तेमाल होता है, जबकि लैटिन में पतेर शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक थ्योरी आती है ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्योरी, जिसको कि डॉक्टर गाइल्स और प्रोफेसर मैकडोनल्ड ने प्रोपाउंड किया था। और इनके हिसाब से डनूबे रिवर, जो कि आज के समय में वेरियस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से गुजरती है, वही आर्यंस का ओरिजिनल होम थी। अब उस समय पर ज्यादातर सभ्यताओं का विकास नदियों के आसपास हुआ था और इसी वजह से बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस लाइक डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ये मानते हैं कि सप्त सिंधु रीजन, जो कि पंजाब और सिंध में स्थित है, वो आर्यंस का ओरिजिनल होम हुआ करता था। अब ज्योग्राफिकल फीचर्स के अलावा ऋग्वेद के कुछ एक्सट्रैक्ट्स को भी साइट किया गया है एज एन एविडेंस। ऋग्वेद में ही कुछ नेचुरल फिनोमेनास के बारे में बात की गई है और इन्हीं सारे डिस्क्रिप्शंस को स्टडी करने के बाद बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्यंस नॉर्थ पोल या फिर आर्कटिक रीजन से आए थे। अब देखिए, इस जगह पे एक पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन आ जाता है अबाउट ह्यूमन हेयर कि क्या एवोल्यूशन के चलते ठंडे रीजन्स में जाने वाले ह्यूमंस ने अपने शरीर पे हेयर डेवलप कर लिए या फिर ठंडे से गर्म रीजन में जाने की वजह से ह्यूमंस ने अपने हेयर को लूज कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ठंडे एरियाज में आपको अपने शरीर पे ज्यादा बालों की जरूरत होती है, जबकि गर्म एरियाज में आपको अपने बालों की जरूरत नहीं होती। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद के अलावा ज़ेन अवेस्ता को भी अपने व्यू के लिए साइट किया था। अब स्वामी दयानंद की जो टिबेट वाली थ्योरी है उसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है। इस व्यू को F.E. पार्टगेटर ने सपोर्ट किया था। कुल मिलाके आर्यंस के ओरिजिन को जानने के लिए हम लोग इन सारी थ्योरीज को कंपाइल कर सकते हैं। अब ये दोनों थ्योरीज तो आपको बताई हमने, इसके बाद आप जान लीजिए कि पामिर्स यानी कि पामिर नॉर्थ, जो कि इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है, वो भी आर्यंस का होम हो सकता है, ऐसा मेयर ने कहा है। तुर्किस्तान के बारे में ब्रांडेस्टीन ने बताया है, जबकि बैक्ट्रिया एज एन ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस हर्सफेल्ड ने बताया था। अब यूरोप एज अ होम ऑफ आर्यंस इन सारे राइटर्स ने कहा था, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक भी थे।
भारत आर्यंस का इंडिजीनियस होम था। इसको कहने वाले ज्यादातर राइटर्स इंडियन हैं। फॉर एग्जाम्पल LD काला, AC दास, पंडित लक्ष्मीधर एटसेट्रा। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन ही पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन माना जाता है कि 2nd मिलेनियम BC में शुरू हुई थी। अब देखिए, पौराणिक क्रोनोलॉजी की बात करें, इंक्लूडिंग महाभारत एंड रामायण, तो हमको वैदिक कल्चर का और भी पुराना ओरिजिन पता चलता है। अब धार्मिक और एब्राहमिक टेक्स्ट में एक चीज कॉमन है कि इनका डिवाइन ओरिजिन बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदास के केस में ये कहा जाता है कि ये सप्त ऋषियों को मिली थी, और इन सारी डेट्स के हिसाब से मनु, जो कि इंसानी सभ्यता के जनक थे, उनका ओरिजिन 7350 BC माना जाता है। अब देखिए, वैसे तो मॉडर्न हिस्टोरियंस को जो एविडेंसेस मिले हैं, उनके हिसाब से कुरुक्षेत्र वॉर यानी कि महाभारत 1000 BC के आसपास हुई थी, क्योंकि यहीं पर हमको राजा युधिष्ठिर के भी एविडेंसेस मिलते हैं। हाउएवर, वैदिक क्रोनोलॉजी इस इवेंट को 3100 BC का बताती है। अब वैसे तो इनिशियली ये सोचा गया था कि ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इसी वजह से हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें हम 2015 के बाद के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि किस किस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च चल रहा है और उनके क्या क्या कंक्लूजन्स हैं। तब तक के लिए चैनल के रेगुलर अपडेट्स को पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, और ये भी जान लीजिए कि इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।